नमस्कार, मैं अमरेश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में रिन्यूएबल एनर्जी और मुख्य रूप से सोलर पावर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कक्षा में हमने ऊर्जा के नवीकरणीय साधनों को पढ़ा था और ऊर्जा के नवीकरणीय साधन और जीवाश्म ईंधन के जो स्रोत होते हैं उनके बीच में हमने एक कॉम्पैरेटिव स्टडी करने की कोशिश की थी और हमने ये देखा था कि अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ऊर्जा के जो नवीकरणीय साधन हैं उनकी उपयोगिता ज़्यादा है, क्योंकि वो ऊर्जा के अक्षय स्रोत हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा कम प्रदूषण होता है, उनके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है, उनके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं उनका भी उत्सर्जन नहीं होता है। साथ ही साथ दूसरे देशों पे जो हमारी निर्भरता है वो भी कम होती है। आज हम मुख्य रूप से सोलर पावर, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। जो सौर ऊर्जा है ये मुख्य रूप से एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो भारत में सबसे बड़ा स्रोत है वो सौर ऊर्जा ही है। अगर हम भारत की स्थिति को अभी देखें तो भारत की स्थिति मुख्य रूप से भारत का जो लगभग आधा हिस्सा है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंध में आता है। इसके बहुत सारे राज्य कर्क रेखा के नीचे आते हैं जहां पर पर्याप्त सूर्य की ऊर्जा उपलब्ध है। यहाँ पर 300 दिनों से ज़्यादा सूर्य की पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध है। साथ ही साथ यहाँ पे जो तापमान है वो 25 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वार्षिक औसत बना रहता है। इस ऊर्जा का उपयोग हम बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा के उत्पादन और विद्युत के उत्पादन हेतु कर सकते हैं। भारत के बहुत सारे क्षेत्र जैसे राजस्थान, लद्दाख, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बड़े स्तर पर सोलर पावर प्लांट्स का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ इन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जैसे राजस्थान, गुजरात, लद्दाख जैसे क्षेत्र, इनकी जो आबादी है वह भी कम है। इसके फलस्वरूप यहाँ पे बड़े क्षेत्रों के अधिग्रहण में कोई दिक्कत नहीं होती और इन बड़े क्षेत्रों का अधिग्रहण करके ही यहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स का निर्माण किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो भारत में अभी जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कुल ऊर्जा के उत्पादन का करीब 16 से 18% है और अगर हम इसको गीगावाट में देखें तो यह करीब 70 से लेकर के 80 गीगावाट के बीच में है, जो कि भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन का करीब 16 से 18% है। अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस रूप में करेंगे। हम सौर ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से दो रूपों में कर सकते हैं। या तो हम सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है, सूर्य की जो किरणें हैं उसे हम ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर इनका उपयोग हम फोटोवोल्टिक सेल्स के रूप में कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि ऊष्मा के रूप में परिवर्तित करके किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित करके हम सोलर कुकर के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, जहां पे एक समतल दर्पण लगा होता है जो कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित कर देता है और फिर इस ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने अथवा किसी चीज़ को पकाने के लिए किया जाता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बिल्कुल रिमोट एरियाज़ में हैं, वहाँ पे बिजली उपलब्ध नहीं है, ना ही गैस का कनेक्शन उपलब्ध है। ऐसे क्षेत्रों में खाना पकाने हेतु सोलर कुकर का उपयोग किया जा सकता है। अगर हम सोलर वाटर हीटर को देखें तो बहुत सारे हमारे क्षेत्र हैं बहुत सारे राज्य हैं जो ऊंचाई पर स्थित हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पर जाड़े के दिनों में तापमान बहुत कम हो जाता है और जाड़े के दिनों में तापमान जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे भी नीचे चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में सोलर वाटर हीटर जो होते हैं उनका इन क्षेत्रों में बहुत ही मुख्य उपयोग है और गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर यहाँ की जो राज्य सरकार होती है वो सब्सिडी के माध्यम से सोलर वाटर हीटर्स का बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोगों के घरों में निर्माण कर रही है। यहाँ पे सोलर वाटर हीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इससे पानी को गर्म करके यहाँ पे होने वाली जो ठंडे के फलस्वरूप जो होने वाली बहुत बड़ी समस्या है उससे निपटारा किया जा सकता है। साथ ही साथ अभी के संदर्भ में अगर हम देखें तो हम सोलर बिल्डिंग्स की भी बात कर सकते हैं। सोलर बिल्डिंग्स क्या होते हैं? ये
कॉम्परेटिवली छोटे आकार के घर होते हैं जिनमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं, और ये जो सोलर पैनल्स होते हैं इनका उपयोग किया जाता है इन घरों को अंदर से गर्म रखने के लिए। अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भी यहाँ पे उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, और इनका उपयोग मुख्य रूप से ठंडे प्रदेशों में किया जाता है जैसे लेह, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और ऐसा माना जाता है कि अगर बाहर का तापमान -15, -20 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो, तब भी अगर इन सोलर पैनल्स को हम अच्छे से उपयोग करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है कि अंदर के तापमान को 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना करके रख सकते हैं। अर्थात बाहर और अंदर के जो तापमान में अंतर है वो करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। हाल ही में इसी तरह के सोलर बिल्डिंग्स का निर्माण लद्दाख के क्षेत्र में किया गया है। आपने एक आदमी का नाम सुना होगा, सोनम वांगचुक, इनके द्वारा किया गया है। और 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान ने जिस व्यक्ति की भूमिका की थी रेंचो के रूप में, वो एक्चुअल में सोनम वांगचुक ही थे। इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसे उष्मा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इसके एक दूसरे परिप्रेक्ष्य पे आते हैं और अब हम बात करेंगे फोटोवोल्टिक सेल्स की। फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होते हैं? ये सूर्य से प्राप्त होने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, उसे विद्युत के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसे विद्युत के रूप में परिवर्तित करने के लिए इसमें एक सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है, और इस सेमीकंडक्टर को कहा जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन रूप के सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। हम इसे इस तरह से देख सकते हैं। सिलिकॉन जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर होता है, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रति अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे जो सिलिकॉन है उनकी डोपिंग की जाती है। डोपिंग करने का यहाँ पे मतलब हुआ कि उसमें बाहर से कुछ मिलाया जाता है, बाहर से कुछ दूसरे एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं। एक जो होता है उसमें फास्फोरस मिलाया जाता है, और जो दूसरा सिलिकॉन होता है उसमें एल्युमिनियम मिलाया जाता है। जिसमें फास्फोरस मिलाया जाता है सिलिकॉन में, उसे कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जिसमें एल्युमिनियम मिलाया जाता है उसे कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि हमने 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स का निर्माण किया। इस तरफ जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी यहाँ पे जो सिलिकॉन है वहाँ पे हमने किसकी डोपिंग की? फास्फोरस की। और यहाँ पे जो सिलिकॉन है वहाँ पे हमने किसकी डोपिंग की? तो एल्युमिनियम की। ये बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बाहुल्य है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए ये बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इन दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है जिसे कहा जाता है पी-एन जंक्शन। क्या होता है कि जब ऊर्जा पड़ती है इस एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो पी टाइप की ओर आना चाहते हैं। लेकिन दोनों के बीच में एक पीएन जंक्शन है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को इनसे क्रॉस नहीं होने देता, पीएन जंक्शन के थ्रू आर पार नहीं जाने देता। अगर हम इसे इस तरह से एक सर्किट के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से इस सर्किट के द्वारा एन टाइप से पी टाइप की ओर आसानी से आ सकते हैं, और इससे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इस सर्किट के द्वारा, इसी इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है विद्युत के उत्पादन के लिए। ये जो फोटोवोल्टिक सेल्स होती हैं, इनकी जो नॉर्मल क्रिया होती है, वो जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं वो इसी तरह से अपना कार्य करते हैं। अगर हम फोटोवोल्टिक सेल्स को देखें तो इनका आज बड़े पैमाने पे उपयोग किया जा रहा है, छोटे स्तर पे भी उपयोग किया जा रहा है, और बहुत बड़े स्तर पे भी उपयोग किया जा रहा है। पहले हम लोग देखेंगे छोटे स्तर पे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे बड़े स्तर पे इनका किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। जैसे छोटे स्तर पे अगर हम देखें तो सोलर रूफटॉप्स का निर्माण बड़ी मात्रा में किया जा रहा है, और उसके लिए अभी अगर देखें तो जो सरकार है वो सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। ऐसे घर जहाँ पे जो बिजली का कंजम्पशन है वो पर मंथ 300 यूनिट या फिर उससे कम है, वहाँ पे सोलर प्लेट्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। ऐसे सोलर प्लेट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं जिसकी जो उत्पादन क्षमता है ये 1, 2 या फिर 3 किलोवाट के बीच में है, और सरकार उसके लिए करीब 60% सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। और साथ ही साथ जो बचा हुआ 40% सब्सिडी है वो उन कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इस तरह के सोलर प्लांट्स को इंस्टॉल कर रही है।
इससे न सिर्फ जो ग्रिड के थ्रू विद्युत आती है उसके कंजम्पशन में कमी आएगी, बल्कि बिजली के उत्पादन में लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे और साथ ही साथ जो ग्रिड से आने वाली बिजली है उसका जो कंजम्पशन है वो भी घटेगा। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे भी सोलर रूफटॉप्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, ताकि जो बिजली का उत्पादन है उसमें वो आत्मनिर्भर बन सके। अगर हम देखें तो सोलर रूफटॉप्स को अगर हम देखें तो इनके द्वारा जो कुल ऊर्जा का उत्पादन होता है वो ओवरऑल जो सोलर ऊर्जा का उत्पादन होता है उसकी मात्रा उसकी अपेक्षा में बहुत कम है। इनके द्वारा अभी के संदर्भ में अगर हम देखें तो करीब 12 गीगावाट विद्युत का उत्पादन होता है जो सोलर रूफटॉप्स होते हैं उनके द्वारा। दूसरा हम देखने की कोशिश करते हैं सोलर पावर प्लांट्स। सोलर पावर प्लांट्स क्या होते हैं? यहाँ पे बहुत सारे सोलर प्लेट्स होते हैं जिन्हें एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है और यहाँ पे जो उत्पादित होने वाली बिजली होती है वो उनका उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। और यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे अगर कि पूरे विश्व में अभी जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो भारत में ही स्थित है और वो राजस्थान में स्थित है और उसका नाम है भदला सोलर पावर प्लांट। यहाँ पे जो उत्पादन होने वाली बिजली है वो करीब 2.2 गीगावाट है, क्योंकि इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे उत्पादित होने वाली बिजली जो होती है उसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरह से सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी, जैसे राजस्थान के अलावा गुजरात में, पंजाब में, लद्दाख में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल किया गया है। हालांकि इनकी एक बहुत बड़ी समस्या यह होती है कि इसके लिए हमें बहुत बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि इसके लिए हेक्टेयर्स और भूमि को आपको अधिग्रहण करना पड़े और इसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो प्रभावित हो, वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित हों या फिर वहाँ पे जो रहने वाले जो मनुष्य हैं वो प्रभावित हों। इसीलिए इनको इंस्टॉल करने के लिए भूमि अधिग्रहण एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि अगर इन्हें बड़ी मात्रा में इंस्टॉल किया जाता है, खासकर वैसे राज्यों में जहाँ पे जनसंख्या विरल है और वैसे क्षेत्रों में जहाँ पे जनसंख्या विरल है, तो ये ऊर्जा उत्पादन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। इसके अलावा हम देखने की कोशिश करेंगे सोलर पंप। सोलर पंप गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में एक योजना शुरू की गई थी, कुसुम योजना। इसके तहत किसानों को बड़ी मात्रा में जो सोलर पंप्स हैं वो इंस्टॉल करने के लिए दिए गए हैं और इसके लिए जो केंद्र सरकार है वो किसानों को सब्सिडी प्रदान कर रही है। सोलर पंप्स क्या होते हैं कि जो सोलर पंप्स होते हैं उसमें एक सोलर प्लेट लगा होता है और उस सोलर प्लेट से ही जो पंप होता है या उसे विद्युत मिलती है और उसके द्वारा ही ऐसा माना जाता है कि ये 6 से 7 मीटर गहराई से रोज करीब लाखों लीटर पानी निकाल सकता है। इसका उपयोग हम कुएं से पानी निकालने के लिए कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका उपयोग हम बोरिंग से पानी निकालने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी विद्युत की भी आवश्यकता नहीं। इससे होगा ये कि जो किसान होता है वो बिजली पर निर्भर नहीं रहेगा। जो ग्रिड से बिजली प्राप्त होती है उस पर जो किसान है वो निर्भर नहीं रहेगा, किसान आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही साथ कुसुम योजना के तहत ही किसानों को सोलर प्लेट्स भी इंस्टॉल करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, ताकि वो जो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, जो भी विद्युत की आवश्यकता है उसको किसान पूरा कर सके। और अगर मान लीजिए कि विद्युत का जितना वो उत्पादन कर रहा है उससे कम अगर वो कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में डिस्कॉम्स के माध्यम से, जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनीज होती हैं उसके माध्यम से किसान उस बिजली को बेच करके आत्मनिर्भर भी बन सकता है। उसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं सोलर ट्री को। हालांकि अगर सोलर ट्री को देखें तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रिस्पेक्टिवली नया है। सोलर ट्री में क्या होते हैं, इनकी जो संरचना होती है वो एक ट्री की तरह होती है, वो एक गाछ की तरह होती है, एक ट्री की तरह होती है। इसमें एक ट्रंक होता है, आप इस तरह से देख सकते हैं, एक ट्रंक होता है और ट्रंक से संबंधित बहुत सारी शाखाएं होती हैं और इन शाखाओं पे ही जो सोलर प्लेट्स होते हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पे सोलर प्लेट्स की संख्या ज़्यादा होती है, हालांकि ये जगह कम घेरता है। इसीलिए इसके द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं।
जो आप सोलर प्लेट से विद्युत का उत्पादन करते हैं, यहाँ पे सोलर प्लेट्स की संख्या 10 से 20 तक हो सकती है। इसीलिए जो विद्युत का उत्पादन है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ इन सोलर ट्रीज का उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं, तो जैसे कि आपको स्ट्रीट लाइट्स लगाना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। इनसे आप सीसीटीवी कैमराज को जोड़ सकते हैं और आप और निगरानी में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से भी जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ करके इनको निगरानी के लिए, ह्यूमिडिटी की निगरानी के लिए या फिर दूसरे क्षेत्रों में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। हाल के समय में हमने देखा होगा कि अयोध्या के क्षेत्र में वहाँ पे जो पार्क्स बनाए गए हैं और वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स बनाए गए हैं, वहाँ पे बड़ी मात्रा में इन सोलर ट्रीज का उपयोग किया गया है। इसके अलावा तैरते हुए सोलर पावर प्लांट्स का भी निर्माण भारत में और दूसरे क्षेत्रों में भी हो रहा है और भारत में भी है बड़ी मात्रा में देखा जा रहा है। जो तैरते हुए सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, इनकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो जो बड़े पावर प्लांट्स होते हैं उनसे कम होती है, लेकिन इसके लिए किसी तरह के भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। झील के ऊपर, तालाब के ऊपर, डैम के ऊपर आप बड़ी मात्रा में इनका निर्माण कर सकते हैं और इनसे बड़ी मात्रा में विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हाल में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो सोन की एक सहायक नदी है, उसके ऊपर जो डैम बनाया गया है उस पर बड़ी मात्रा में जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स हैं उन्हें इंस्टॉल किया गया है और इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो करीब 50 मेगावाट है। यानी अगर इनकी उत्पादन क्षमता को देखा जाए तो जो बड़े सोलर पावर प्लांट्स होते हैं और जो छोटे सोलर प्लांट्स हैं उनके बीच में है। और साथ ही साथ इनको इंस्टॉल करने के लिए आपको किसी भी तरह से भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है और आप तालाब और डैम में का जो क्षेत्र है उसमें मछली पालन करने के साथ साथ बड़ी मात्रा में विद्युत का भी उत्पादन इनसे कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि फोटोवोल्टिक सेल्स को हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, अर्थात सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करके हम उनका किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि ऊष्मा के रूप में अगर हम उनका रूपांतरण करते हैं तो हम किस तरह से उनको रूपांतरित करके उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था, जैसे सोलर कुकर में हमने देखा, सोलर वाटर हीटर में हमने देखा और फिर सोलर बिल्डिंग्स में हमने देखा, जिसका कंसेप्ट किन्होंने दिया था, सोनम वांगचुक ने। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि इनसे प्राप्त होने वाले लाभ और कुछ जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। पहले हम आते हैं इनके द्वारा होने वाले लाभ पे। तो इनके द्वारा होने वाले लाभ पे पहले भी मैंने देखा था कि जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनके क्या क्या लाभ हैं। पहले तो इनकी जो मात्रा है वो असीमित है। इनकी जो मात्रा है उनका हम जितना भी उपयोग करें वो कभी खत्म नहीं होने वाले। इनकी जो मात्रा है वो अक्षय है, जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा, इनसे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। तीसरा, इनसे किसी भी प्रकार का हरित गृह प्रभाव नहीं होता, क्योंकि इनसे CO2 या फिर दूसरे जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनका किसी भी तरह से एमिशन नहीं होता। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमने पहले भी देखा था, जैसे कि जीवाश्म ईंधन के बारे में हमने पढ़ा था, पेट्रोलियम, जिसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ता है। ये ऐसा ऊर्जा का साधन है ये एक ऐसा ऊर्जा का साधन है जो पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध है। सौर ऊर्जा तो पर्याप्त हमारे यहाँ उपलब्ध है, असीमित ऊर्जा उपलब्ध है। इसीलिए उसके लिए हमें किसी दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होता और जो दूसरे देशों पर हमारी जो निर्भरता है वो खत्म होती है। साथ ही साथ अगर दूरस्थ क्षेत्रों में देखा जाए, जहाँ पे किसी भी तरह से मान लीजिए वहाँ पे बिजली नहीं है या फिर ऊर्जा का और कोई साधन नहीं है, लेकिन सूर्य हमेशा वहाँ पे मौजूद होगा और इस गुण का प्रयोग करके, इस सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम वहाँ की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, उन्हें हम विद्युत प्रदान कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल से हमने वो चीज़ देखी भी। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ जो मेजर चैलेंजेज हैं वो क्या हैं। अगर हम बड़े स्तर पे या फिर छोटे स्तर पे सौर ऊर्जा प्लांट्स का निर्माण करते हैं तो मेजर चैलेंजेस क्या हैं। सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है प्रौद्योगिकी तथा निवेश।
ये जो सौर ऊर्जा का साधन है, चाहे आप उसे ऊष्मा में कन्वर्ट करें या फिर उसे विद्युत में कन्वर्ट करें, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। इसके लिए आपको बड़ी मात्रा में निवेश की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए आपको बड़ी मात्रा में प्रौद्योगिकी निवेश की ज़रूरत पड़ती है और प्रौद्योगिकी को विकसित करने की ज़रूरत पड़ती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनमें देखा जाता है कि निवेश कम होता है और जो टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता होती है वो कम होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रौद्योगिकी को विकसित करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में निवेश करें। दूसरा है कि अगर आप बड़े सोलर पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़े क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। इसीलिए वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो प्रभावित हो सकता है, वहाँ पे रहने वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं। हाल ही में इसका एक बहुत बड़ा मामला देखने को भी मिला था। राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में एक बर्ड पाई जाती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जो बर्ड है एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है जिसकी 40 से 50 प्रजातियाँ, जिसकी केवल 40 से 50 इंडिविजुअल जो हैं वही अभी बचे हुए हैं। इस वाले क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सौर पावर प्लांट्स का निर्माण किया गया है और उनकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो ग्रिड्स हैं, जहाँ से होकर इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करती है, माना जाता है कि उनसे टकराकर इन बर्ड्स की बड़ी मात्रा में डेथ हुई है। इन बर्ड्स की डेथ का एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ से पास होने वाली ट्रांसमिशन लाइंस, जो मुख्य रूप से वहाँ के जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वहाँ से जाने वाली लाइंस है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जैव विविधता को किस तरह से और पारिस्थितिक तंत्र को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है इनका मौसम पे निर्भरता। ये जो सौर ऊर्जा है वो मौसम के साथ परिवर्तित होती है। ऐसा हो सकता है कि कभी आपको सौर ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा उपलब्ध हो और ऐसा भी हो सकता है कि सौर ऊर्जा की मात्रा कम उपलब्ध हो। ये मौसम के साथ परिवर्तित होती है, इसे हम लगातार एक जैसा बना करके नहीं रख सकते। दूसरा है रखरखाव पर होने वाला भारी खर्च। ये इस तरह के संसाधन है जिसमें प्रौद्योगिकी तो विकसित करने की आवश्यकता है ही साथ इनके मेंटेनेंस और इनके रखरखाव पे भी आने वाला खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ऐसा अगर देखा जाए तो बड़ी मात्रा में जो सोलर पावर प्लांट्स हैं उनका निर्माण करके हम एक रखरखाव पर जो होने वाला खर्च है उसे हम धीरे धीरे कम कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरा और एक बहुत बड़ी समस्या है वो है हमने देखा था यहाँ पे कि सोलर पावर प्लांट्स का निर्माण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम एक सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं, सिलिकॉन का वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो एक हैवी मेटल है और ये नॉर्मली वातावरण में डिग्रेड नहीं होता। इसीलिए इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस तरह से किया जाए ताकि हमारे खाद्य चक्र को और हमारे पारिस्थितिक चक्र को हमारे जो इन्वायरमेंट है उसे प्रभावित नहीं करे, ये भी बहुत ज़रूरी है। और फिर हमने देखा कि जो जीवाश्म ईंधन के द्वारा जो हमें बिजली प्राप्त होती है उसका नॉर्मली जो मूल्य देखा जाता है वो बहुत कम होता है, लेकिन सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा या फिर यहाँ के संदर्भ में हम देखें तो सौर ऊर्जा, यहाँ से जो बिजली प्राप्त होती है उसका जो मूल्य होता है ज़्यादा होता है। इसीलिए नॉर्मली लोग उसे कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि उसका मूल्य ज़्यादा है। इसीलिए ज़रूरत है कि समय के साथ हम इनके मूल्य को धीरे धीरे कम करें और इनके मूल्य को धीरे धीरे कम करने का सबसे अच्छा तरीका है मेक इन इंडिया। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो सोलर प्लेट्स हों, उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनका हम भारत में निर्माण करें और इस तरह से ही जो सोलर ऊर्जा है और उससे जो प्राप्त होने वाली विद्युत है हम उसके मूल्य को धीरे धीरे कम कर सकते हैं ताकि लोग उनका उसी मात्रा में उपयोग कर सकें जिस मात्रा में वो कोल पावर प्लांट से प्राप्त बिजली का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कौन सी उनसे होने वाली चैलेंजेस कौन सी हैं, उनसे होने वाले लाभ कौन कौन से हैं हमने देखा। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स शुरू किए गए हैं। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव शुरू की गई है जिसे नाम दिया गया है हरित गलियारा। इसके तहत क्या किया गया है कि जो कोल पावर बेस्ड ट्रांसमिशन लाइंस हैं, अर्थात वो ट्रांसमिशन लाइंस जहां से जो कोल पावर प्रोड्यूस्ड विद्युत है, जो कोल पावर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो क्रॉस करती है, उनको रिन्यूएबल एनर्जी के जो संसाधन हैं उनके द्वारा जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है उनसे जोड़ने की प्रक्रिया। इनसे न सिर्फ जो विद्युत का उपभोग है वो बढ़ेगा बल्कि विद्युत का उत्पादन भी बढ़ेगा। और अगर ट्रांसमिशन लाइन में किसी भी तरह से जो विद्युत है उसकी कम मात्रा उपलब्ध होती है तो हम रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके उस मात्रा को भर सकते हैं। दूसरा हमने देखा था
कुसुम प्रोग्राम, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा मुख्य रूप से सोलर पंप्स और जो सोलर प्लांट्स हैं वो किसानों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि किसान सोलर पंप्स का उपयोग करके सिंचाई कर सके और जो सोलर प्लेट है उसका उपयोग करके विद्युत उत्पादन कर सके, आत्मनिर्भर बने। और अगर ज़्यादा विद्युत का उत्पादन होता है तो उसे डिस्कॉम कंपनीज को बेच करके लाभ भी कमा सके और वो उनके लिए कमाई का एक साधन भी बन जाए। तीसरा अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की गई है 2016 में इसे लागू किया गया था और इसे लागू करने वालों में मुख्य रूप से 2 देश शामिल थे, भारत और फ्रांस। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो इसमें देशों की संख्या करीब 122 हो गई है। इसमें मुख्य रूप से वो देश हैं जिनकी जो स्थिति है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। इन देशों के बीच जो सौर ऊर्जा है वो विद्युत अथवा उष्मा के रूप में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इनका उपयोग हम विद्युत और उष्मा के रूप में पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव, इसका मुख्य मोटिव ये है कि हम इस क्षेत्र में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रौद्योगिकी विकसित करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे निवेश करें, ताकि हम विश्व स्तर पे सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। इसी को आगे बढ़ाते हुए वन सन वन वर्ल्ड OSOG वन सन वन वर्ल्ड की भी शुरुआत की गई है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की शुरुआत की गई है एक्चुअली ISA को जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था उसी को आगे बढ़ाते हुए, और इसके तहत वैसे सारे देश जो कि ISA के सदस्य हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य हैं और जिनकी जो स्थिति है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है, उनको एक ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जा सके। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त पूरे विश्व में कभी नहीं होता। अगर एक जगह पे सूर्यास्त है तो फिर दूसरे जगह पे सूर्योदय भी होगा और अगर एक जगह पे रात है तो दूसरी जगह पे दिन भी होगा। अर्थात अगर देखा जाए तो एक जगह पे अगर आप सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं है तो दूसरी जगह पे आप सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम है, क्योंकि वहाँ पे दिन है। इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के देशों को अगर एक सोलर ग्रिड के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे जो भी बिजली की आवश्यकता है उसे पूरा किया जा सकता है और सौर ऊर्जा इस आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। तो आज के इस लेक्चर में हमने मुख्य रूप से ये देखा कि सौर ऊर्जा के अभी के संदर्भ में क्या उपयोगिता है और आने वाले समय में इसकी जो उपयोगिता है और ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। साथ ही साथ इसका जो उत्पादन है वो भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का उत्पादन मुख्य रूप से आने वाले समय में घटने वाला है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके थे कि उनके द्वारा बहुत सारा प्रदूषण होता है, साथ ही साथ बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी बढ़ता है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रौद्योगिकी है वो विकसित करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस क्षेत्र में निवेश करें और जो भी हमारे चैलेंजेस थे उनकी ओर हम ध्यान दें कि उन चैलेंजेस से हम किस तरह से निपट सकते हैं ताकि सौर ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नमस्कार।